जी 10th क्लास। आज हमने अपने जो नेक्स्ट दो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो कवर करने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम रिसेप्टर इन ह्यूमन स्टार्ट करेंगे। आपने अब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पढ़ा है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डिटेल थी। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेटा आपने पढ़ा था कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ कंसिस्ट ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। नर्व्स और गैंग्लिया क्या होते हैं? नर्व्स एक्सॉन के बंडल हैं, यानी कि न्यूरॉन के जो एक्सॉन हैं उनके अगर बंडल को आप बोलें तो नर्व बोलेंगे, जबकि जो सेल बॉडीज़ हैं उनके क्लस्टर, उनके जो गुच्छे होते हैं उनको आप गैंग्लिया का नाम देते हैं। एक को गैंग्लियन और उसकी अगर जमा बोलें तो गैंग्लिया बोलते हैं। तो ये नर्व्स और गैंग्लिया पर मुश्तमिल है। दो किस्म की नर्व्स हैं जो आपने बेटा पढ़ी हुई है, यानी कि ये पहले बातें हो चुकी हैं, तो यहाँ पे मैं इस तरह से बता रहा हूँ। जो स्पाइनल नर्व्स है, दो तरह की नर्व्स हैं, एक स्पाइनल और एक क्रेनियल। स्पाइनल नर्व्स वो हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज कर रही हैं, और क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो कि हमारे ब्रेन से अराइज करती हैं। जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो 31 पेयर्स हैं, यानी 62 हैं टोटल, और सारी की सारी मिक्सड हैं, यानी कि उसमें मोटर न्यूरॉन के भी एक्सॉन है और सेंसरी न्यूरॉन के भी एक्सॉन होते हैं। जबकि क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स होते हैं, यानी कि 24 होती हैं, और उनमें सेंसरी भी होती हैं। सेंसरी नर्व यानी सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन, उनमें मोटर नर्व्स भी होती हैं, और उसमें मिक्स भी होती हैं, यानी कि तीनों किस्मों की पाई जाएंगी। जबकि जो क्रेनियल स्पाइनल वाली हैं वो सारी की सारी मिक्स होंगी। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको दो पोर्शंस में तकसीम किया गया है। एक हमारे पास है सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोल दें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल दें। इन दोनों में बेसिक काम के लिहाज से डिफरेंस है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। 8वीं क्लास में आपने पढ़े हुए हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री होते हैं जो अपने इरादे में होते हैं, अपने शऊर के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म किए होते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस से परफॉर्म किए होते हैं, वो वॉलेंट्री एक्शन है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो वॉलेंट्री एक्शन करवाता है, जबकि इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम करता है। ऑटोमेटिक से आप याद रख लें, ऑटोनोमिक यानी खुद ब खुद कार है ये। इसके काम करने का तरीकाकार ये है कि इसके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो मैसेजेस सेंड करते हैं स्केलेटल मसल को। बेटा 9th क्लास में आपने 3 किस्म के मसल पढ़े थे, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स, और तीसरे नंबर पे थे कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल सिर्फ वॉलेंट्री थे, जबकि स्मूथ और कार्डियक मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होते। कार्डियक दिल के मसल्स होते हैं, और जो स्मूथ मसल्स हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह में इनमें मौजूद होते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते बिल्कुल भी। तो इन्होंने, यानी कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसके मोटर न्यूरॉन्स ने पैगामात भेजने हैं कार्डियक और स्मूथ मसल्स को, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की मज़ीद आगे ना डिवीजन की जाती है। दो तरह के हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इन दोनों में भी डिफरेंस आ जाता होता है और इसमें भी डिफरेंस पूछ लेते हैं। जो हमारे पास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपैथी जो वर्ड यानी कि हमदर्दी से वर्ड आप निकाल सकते हैं। जब हमें हमदर्दी की या हेल्प की ज़रूरत होती है तो ये एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एमरजेंसी की सिचुएशन में आके एक्टिवेट होता है। अपने पूरे के पूरे जितने भी नर्व्स वगैरह हैं, तमाम अपने जो सेंटर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कंट्रोल सेंटर्स, वो एक्टिव कर देता है ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन, यानी डर और खौफ की सिचुएशन कह सकते हैं, या किसी भी किस्म की ऐसी जो एक्साइटमेंट टाइप की सिचुएशन हो सकती है वो इसके कंट्रोल में आएगी। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आफ्टर एमरजेंसी सिचुएशन एक्टिव होता है ताकि हालात को नॉर्मलाइज किया जा सके। इट्स एक्शन इज कॉल्ड फाइट और फ्लाइट, जबकि इसके एक्शन को आप फाइट और फ्लाइट नहीं कहते। यानी कि ये कहता है जी लड़ो या भाग जाओ, या तो मुकाबला करो नहीं तो लंगोटी कसो और भागने की करो। दोनों में एक में बचत है, अगर भागोगे तो या लड़ोगे तो। अगर लड़ोगे नहीं और या भागोगे नहीं, दोनों में से कोई काम नहीं करोगे तो मारे जाओगे। तो चेंजेस कौन से आती हैं? बेसिकली हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि ये वाले जो चेंजेस आ रहे हैं एमरजेंसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा डर और खौफ की सिचुएशन में या लड़ाई जैसी किसी से हो रही है उसके दौरान कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रीदिंग रेट इंक्रीज कर देता है, सांस तेज़ हो जाता है। डर खौफ में सांस की रफ्तार तेज़ हो जाएगी, या कोई एमरजेंसी सिचुएशन है तो उस हालत में हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो तेज़ हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और एनर्जी वगैरह जो है मिले। जो हार्ट रेट है वो तेज़ हो जाता है, यानी कि जो हमारे दिल की रफ्तार है, धड़कने की रफ्तार, वो तेज़ हो जाएगी। इनहिबिट्स डाइजेशन,
ये डाइजेशन स्लो कर देते हैं ताकि जो उधर एनर्जी वेस्ट हो रही है वो इधर यूटिलाइज की जा सके। प्यूपिल डायलेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आई वाला ही टॉपिक है। हमारे जो आइरिस के दरमियान जो ओपनिंग होती है, सुराख होता है ना, उसको प्यूपिल बोलते हैं। वो डायलेट हो जाता है ताकि ज़्यादा नज़र आए, ज़्यादा रोशनी अंदर दाखिल हो और ज़्यादा नज़र आए। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है मुकम्मल तौर पे इसके उल्ट काम करता है, यानी कि ये ब्रीदिंग रेट को नॉर्मल कर देता है और हार्ट बीट को नॉर्मलाइज कर देता है और डाइजेशन को इसने इनहिबिट किया था, ये प्रमोट कर रहा है। ये पीपल यहाँ पे नहीं डायलेट करके तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं एग्जांपल एक छोटी सी आपके सामने रखता हूँ। एमरजेंसी सिचुएशन, मिसाल के तौर पे किसी के पीछे कुत्ता लग जाए। देखें, एक शख्स या कोई भी इंसान है, मतलब कि वो एक बहुत बड़ा एक गड़ा है, वो पार नहीं कर पा रहा, या कोई उसके सामने एक दो दीवारें हैं वो पार नहीं कर पा रहा, वो नॉर्मली कहता है मुझसे ये नहीं होगा, तो उसके पीछे कुत्ते लगा दिए जाएँ तो ऑटोमेटिकली, यानी कि कौन नॉर्मल सी सिचुएशन है उस, यानी कि ये हमारे इस एरिया में हो सकता है, मतलब किसी के पीछे कुत्ता लग जाए या कोई इस तरह का जानवर लग जाए, जंगली जानवर लग जाए, तो वो शख्स जो है अगर थोड़ी सी मुशक्क़त करके थक जाता है, बहुत जल्दी रेस थोड़ी सी लगाता है, थक जाता है, तो तब ये चीज़ें नहीं होंगी, तब बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी आ जाएगी, वो दीवारें एक छोड़े 3-4 ऐसी फलांग जाएगा ज़िंदगी बचाने के लिए। यानी कि बेसिकली उसके अंदर ये सारे के सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली जो चेंजेस हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। या लड़ाई के दौरान आमतौर पे हम अगर अपने आप को ज़्यादा मजबूत महसूस नहीं करते, तो जब किसी झगड़ा या लड़ाई हो रही होती है तो अपने आप को ज़्यादा मजबूत फील करते हैं, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, हमारे मसल ज़्यादा जो है वो मजबूत हो जाते हैं। इस तरह की चेंजेस जो है इसने लेकर। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है जी? रिफ्लेक्स एक्शन आप कहते हैं किसी भी फौरी और गैर शऊरी रद्द अमल को जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैदा करते हैं। इनवॉलेंट्री एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इमीडिएट है फौरी रिस्पॉन्स जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पैदा कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसकी सबसे बेहतरीन है विदड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। गर्म चीज़ को हाथ लगने पे फ़ौरन हाथ पीछे खींच लेना, ये इसकी एग्जाम्पल है। अब है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं कि नर्व इम्पल्स ने रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो रास्ता अपनाया है, जिस रास्ते से हो के आई है नर्व इम्पल्स, उसको आप कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क की जो एग्जांपल है बेहतरीन वो ये है कि गर्म चीज़ को जैसे कि हाथ लगे, हॉट ऑब्जेक्ट जो था, टेम्परेचर वो स्टिमुलस था, उसको हमारी स्किन ने, हमारे हाथ ने, रिसेप्टर ने महसूस किया। नर्व इम्पल्स जाती है सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे इंटर न्यूरॉन तक, वो भेजते हैं मोटर न्यूरॉन को, वो आगे इफेक्ट ने हमारे मसल को, और फिर रिस्पॉन्स पैदा होता है जो कि विदड्रॉल ऑफ हैंड, हाथ हम पीछे खींच लेते हैं। तो यहाँ तक बेटा हमारा जो नर्वस सिस्टम का टॉपिक है मुकम्मल, वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिसेप्टर इन ह्यूमंस है। आइज़ वगैरह और ईयर वगैरह वो हमने पढ़ने इंशाल्लाह। उसके बाद हम ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना रिसेप्टर वाले, वो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।